मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, समाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। जैसा कि हमने जनवादी चीन के संविधान के 1954, 1975, 1978 के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया था। अब हम 1982 के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। यानी इस अध्याय में हम 1982 के संविधान और उसके पश्चात हुए संशोधनों का ये अध्ययन करेंगे। 4 दिसंबर 1982 को जनवादी चीन कि राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस ने एक बार पुनः नए संविधान को स्वीकृत किया, जिससे 1982 का संविधान यानी वर्तमान संविधान की संज्ञा दी गई है। देश के सर्वकालिक शक्तिशाली नेता माओ त्से-तुंग के देहांत के बाद देश में जो नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उनके परिप्रेक्ष्य में इस संविधान के अंगीकृत किए जाने का विशेष महत्व है। यानी कि इस संविधान में हम कह सकते हैं ये लिखित और निर्मित संविधान है। लिखित और निर्मित संविधान का मीन्स है कि एक लिखित संविधान है और एक समय में निश्चित समय में बनाया गया है। इसमें 4 अध्याय हैं और उसके साथ में 138 अनुच्छेद और प्रस्तावना भी इसमें है। यानी संविधान में शासन व्यवस्था के स्वरूप और विस्तृत प्रकाश डाला गया है। नवीन संविधान पूर्ववर्ती संविधानों की तरह ही एक लिखित दस्तावेज है। पूर्व संविधानों की तुलना में व्यापक संविधान है, यानी कि फिर भी ये छोटा संक्षिप्त संविधान हम इसे कह सकते हैं। अन्य हमारे भारत जैसे देशों को देखें तो यानी कि 1982 का जनवादी चीन का संविधान पूर्ववर्ती संविधानों के यानी कि उसके चीन के जो संविधान थे 1954 के जैसे 105 अनुच्छेद थे, 1975 में 30 अनुच्छेद थे, 1978 में 60 अनुच्छेद थे, 1982 में 138 अनुच्छेद है जो उसकी व्यापकता का परिचय है। इसके बावजूद भी जनवादी चीन का संविधान भारतीय संविधान की तुलना में कहीं अधिक छोटा एवं संक्षिप्त स्वरूप लिया हुआ है। लचीला संविधान है, फ्लेक्सिबल संविधान हम कह सकते हैं इसको। यानी लचीला संविधान के अनुच्छेद 64 में संशोधन प्रक्रिया को उल्लेख किया गया, जिसके अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 115 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत या 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। इस प्रावधान से सिद्धांत में तो यह प्रतीत होता है कि यह संविधान संशोधन प्रणाली दुष्परिवर्तनशील है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। जनवादी चीन जैसी एकदलीय व्यवस्था में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 2/3 बहुमत को प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं, अतः यह एक लचीला संविधान ही माना जाएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का विवरण किया गया है इसमें, यानी कि मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। इस संविधान में अनुच्छेद 2 में अध्याय 2 में अनुच्छेद 33 से 56 तक इनका उल्लेख किया गया है। प्रमुख मूल अधिकारों में चुनाव लड़ने, मत देने का अधिकार, धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, आलोचना का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, विश्राम तथा अवकाश पाने का अधिकार, काम पाने या रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, वस्त्र अवस्था या शारीरिक असमता की स्थिति में भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार, पुरुषों के समान महिलाओं के अधिकारों को मान्यता जैसे अधिकारों को मान्यता दी गई। सिद्धांत में तो ये अधिकार पाश्चात्य लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों से भी अधिक व्यापकता लिए हुए हैं, लेकिन व्यवहार में साम्यवादी दल की तानाशाही के सम्मुख के ये अर्थहीन हो ही प्रतीत होते हैं। जब भी लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जनता ने आवाज़ उठाई, उसे बुरी तरह से कुचल दिया गया। अतः इन मूल अधिकारों को केवल सैद्धांतिक तथा प्रतीकात्मक महत्व ही है। जनवादी चीन का यह नवीन संविधान नागरिकों के विभिन्न मौलिक कर्तव्यों का मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का भी व्यवस्था करता है। मूल कर्तव्य में राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखना, संविधान और देश की विधि का पालन करने, मातृभूमि की सुरक्षा करने, उसकी प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखने, उसकी रक्षा के लिए सैनिक सेवा प्रदान करने, करों का भुगतान करने का सम्मिलित किया गया। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि संविधान मूल अधिकारों के स्थान पर मूल कर्तव्यों पर अधिक बल देता है। जन संप्रभुता यानी कि इसमें जो जनवादी लोकतांत्रिक साथ तानाशाही है वो है, इसके साथ में जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही है ना अधिनायकवाद है। संविधान का प्रथम अनुच्छेद जनवादी चीन के लोकतांत्रिक अधिनायकत्व और तानाशाही का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें किसानों श्रमिकों का अधिनायकत्व और तानाशाही को मान्यता दी गई। ये पूंजीपतियों जमींदारों पर अपना आधिपत्य स्थापित करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहती है। यानी जनवादी जन संप्रभुता जनवादी गणतंत्र पर यानी 1982 के संविधान में जन संप्रभुता के सिद्धांत को स्थान देकर देश में जनवादी गणतंत्र की स्थापना की गई। इसका मूल सार यह है कि देश की अंतिम शक्ति तथा सत्ता जनता में निहित है, जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के माध्यम से अपनी शक्ति या सत्ता का प्रयोग करती है। इस तरह संविधान में जन संप्रभुता को मान्यता दी गई। इसका अर्थ यह है कि शासन की अंतिम शक्ति साम्यवादी दल जनता में निहित है। साम्यवादी दल की केंद्रीय भूमिका को स्वीकारना यानी साम्यवादी सिद्धांतों के अनुरूप जनवादी चीन में साम्यवादी दल को शासन व्यवस्था की धुरी बताया गया है। यद्यपि संविधान में नागरिकों की अन्य राजनीतिक दलों के गठन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तथापि साम्यवादी दल की शासन व्यवस्था में केंद्रीय स्थान प्रावधान किया गया है। इस तथ्य का पता इस बात से ही लगाया जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी दल की भूमिका की प्रशंसा की गई है। देश की अन्य सभी संस्थाएं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका साम्यवादी दल के अधीन रहकर ही कार्य करता है। साम्यवादी दल ये सब कुछ है। साम्यवादी दल के बाहर कुछ नहीं है। एकात्मक राज्य यानी एकात्मक शासन प्रणाली है यहाँ पर,
पूर्ववर्ती संविधानों की तरह ही 1982 संविधान में भी जनवादी चीन को एकात्मक राज्य बनाया गया, जिसका आशय है कि देश में की शासन व्यवस्था एक केंद्र या इकाई द्वारा संचालित होती है। शासन का सुचारू रूप से संचालित करने की दृष्टि से संपूर्ण देश की 4 इकाइयों में विभाजित किया गया। इन इकाइयों को पृथक से कोई शक्ति नहीं है, इन्हें केंद्र द्वारा शक्तियाँ प्रदान की जाती है। इस तरह से चीन में संघात्मक व्यवस्था के आदर्श को अस्वीकार किया गया है। समाजवादी राज्य यानी समाजवादी लोकतंत्र की नया संविधान। जनवादी चीन में समाजवादी राज्य की स्थापना की गई। देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। यद्यपि कुछ वर्षों से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी की और रुझान बढ़ता जा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था भी विश्वव्यापी उदारीकरण की प्रक्रिया से अप्रभावित नहीं रहा है। राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना ने 1978 के संविधान के द्वारा राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1982 के संविधान में पद को पुनर्स्थापित किया गया। राष्ट्रपति को जनवादी चीन का राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रपति के साथ ही साथ उपराष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई। यानी मार्क्सवादी, लेनिनवादी और माओवादी, यानी चीन के जो नया संविधान मार्क्सवादी, लेनिनवादी और माओवादी सिद्धांतों को स्थान दिया गया है। ये सिद्धांत इस संविधान के वैचारिक आधार पर लागू है। बहुराष्ट्रीय राज्य की स्थापना की गई है, यानी कि जनवादी चीन एक विशाल देश है जिसमें विविध प्रकार की राष्ट्रीयताओं का निवास है। यहाँ कुल 56 राष्ट्रीयताओं के लोग निवास करते हैं। नवीन संविधान में इन राष्ट्रीयताओं को अपने भाषा, लिपि और संस्कृति के विकास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना की गई। 1982 के इस नवीन संविधान में केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का मुख्य उत्तरदायित्व देश की सेवाओं को वांछित निर्देश देना है। नवीन संविधान में यह एक न्यूनतम प्रवृत्ति थी। पूर्ववर्ती संविधानों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। न्यायपालिका कमजोर स्थिति बनाई गई है, वीक पोजीशन ऑफ द जुडिशरी। यानी जनवादी चीन के इस नवीन संविधान में न्यायपालिका की स्थिति बहुत कमजोर है। इससे ना तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार और ना ही यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। जनवादी चीन की न्यायपालिका को संविधान विरोधी कानून को निरस्त करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं। किसी भी देश की न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने, न्यायपालिका नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने तथा संविधान विरोधी कानूनों को निरस्त किए जाने संबंधी अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिनमें जनवादी चीन की न्यायपालिका को वंचित किया जाना इसकी कमजोर स्थिति को स्पष्ट परिचय है। न्यायपालिका की स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है और इससे देश की संसद अर्थात राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया है। विदेश नीति के सिद्धांतों का समावेश। जनवादी चीन के इस नवीन संविधान में देश की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश किया गया है। इन मूल सिद्धांतों में साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी का विरोध और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, राष्ट्रीय हितों का संरक्षण, पंचशील के सिद्धांतों, विश्व शांति जैसे सिद्धांतों का समावेश किया गया है। पूर्ववर्ती संविधानों में इस प्रकार का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस संविधान को समाजवादी राज्य की स्थापना कह सकते हैं। संविधान की सुरक्षितता इसमें, यानी कि आधारभूत कानून घोषित किया गया है संविधान को, और संविधान के भीतर और दल यानी कि दल के आगे कुछ नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया। मार्च 2004 में संविधान संशोधन किया गया और 10वीं राष्ट्रीय कांग्रेस में ये किया गया कि 33(3) में अनुच्छेद में संशोधन किया। मानवाधिकारों को मूल अधिकार घोषित किया गया। कर्तव्य में भी इन्हें जोड़ा गया, जैसे जनसंपत्ति, साम्यवादी दल, समाजवादी, मातृभूमि की प्रतिरक्षा का बारे में भी इसमें लिखा गया। यानी एक स्थायी समिति की स्थापना की गई और नेतृत्व के बारे में लोकतांत्रिक केंद्रवाद यानी अनुच्छेद 3 और 15 में 5 और 13 में इसका अध्ययन किया गया। समाजवादी लोकतंत्र के बारे में जैसे अनुच्छेद 2 में कहा गया, समस्त शासन जनता के हाथ में होगी, शासन राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय स्तर तक होगी, जन कांग्रेस का गठन किया गया है, जनता शासन के आर्थिक सामाजिक स्तर तक रहेगी, यानी आधुनिकीकरण पर बल दिया गया है। अनुच्छेद 18 में पूंजी निवेश की स्वतंत्रता दी गई और 15% कर के रूप में देने का प्रस्ताव रखा गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी संपूर्ण जनता और श्रमजीवी दोनों को रखा गया। मजदूरों, उद्यमों को भी व्यवस्था की गई। शोषण का विरोध किया गया अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 9 में समाजवादी संचालन किया गया, अनुच्छेद 8 में राष्ट्रीयकरण कर सकता है। इस प्रकार से इन्होंने यानी निजी संपत्ति की रक्षा व्यवस्था की गई है। मार्च 2013 में अनुच्छेद 13 में संशोधन किया गया और वैधानिक विधिपूर्ण इसमें संशोधन किया है। राष्ट्रपति पद की जैसे कि हम कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का पद भी और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी, इनको 5 वर्ष का कार्यकाल किया गया। चीन ने महासचिव का पद, राष्ट्रपति का पद और सैन्य आयोग का अध्यक्ष का पद, ये तीनों सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद ही एक ही व्यक्ति में समाहित कर दिए गए हैं। इसके अलावा जैसे कि चीन का जो 1954 का जो संविधान था और जो 1982 का संविधान लागू हुआ वर्तमान में, उसमें तो कुछ परिवर्तन भी हो गए। जैसे हम कहते हैं कि लिखित निर्मित संविधान था, तो चीन का नया संविधान मूल राज्य के संविधान की तरह ही लिखित है। इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति और जनवादी कांग्रेस ने किया है, अतः इसे लिखित होना के साथ साथ निर्मित संविधान भी कह सकते हैं।
संविधान के प्रथम अध्याय में सामान्य सिद्धांतों का वर्णन किया गया, दूसरे अध्याय में नागरिकों को मौलिक अधिकार कर्तव्यों का वर्णन किया गया, तीसरे अध्याय में संरचना और सरकार के विधायक, कार्यकारी और न्यायिक अंगों पर प्रकाश डाला गया। चौथे अध्याय में राष्ट्र ध्वज, राज्य चिन्ह और राजधानी का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, राष्ट्रगान इत्यादि का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। लचीला संविधान है ही हमारा चीन का संविधान। और इसके अलावा जैसे कि नागरिकों को मौलिक अधिकार कर्तव्यों के बारे में जैसे अध्याय में 2 में किया गया है 33 से 56 तक, जैसे आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी एकात्मक शासन प्रणाली है यहाँ पर। और एकात्मक शासन प्रणाली एक इकाई के रूप में, यानी 54 के जो संविधान था उसमें जिससे प्रोक्यूटर का पद की स्थापना की गई थी। ये न्याय व्यवस्था का एक अंग भाग था, जिस कानून का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाता, सरकारी विभाग और चलाता है और प्रशासनिक अधिकारियों के आचरण पर निगाह रखता है। यानी निजी संपत्ति का अधिकार जो संविधान में 14 मार्च 2004 के द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। अनुच्छेद 79 के द्वारा जनवादी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है। नेशनल कांग्रेस चीन का कानून निर्माता संस्था है। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में ये कहता है कि नागरिक यानी चीन गणराज्य में कोई भी नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त हो वह चुनाव में उम्मीदवार होने के लिए योग्यता रखता है। 45 वर्ष से कम आयु ना हो, कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है, पागल दिवालिया नहीं हो। चीन में सेना पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्रीय सैनिक आयोग का गठन किया गया, जैसे कि इसमें हमने पहले अध्ययन कर लिया। इसके अलावा जैसे कि चीन में संविधान के अनुच्छेद 42 के अंतर्गत नागरिकों को श्रम का अधिकार दिया गया, जिसे नागरिकों को पवित्र कर्तव्य माना गया है। राज्य श्रम के समुचित अवसर प्रदान करेगा और काम करने के लिए स्थितियाँ सुधार करेगा। 53 के अनुसार अनुच्छेद 53 के अनुसार कर्तव्य है कि देश के संविधान और कानून का पालन करें। 54 के अनुसार मातृभूमि की रक्षा, प्रतिष्ठा और हितों की रक्षा का नागरिकों को पवित्र कर्तव्य है। जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति, जिसकी सदस्य संख्या 144 है, इसे राष्ट्राध्यक्ष की तरह ही महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है ही। यह एक दृष्टि से राष्ट्रीय संसद भी है, मंत्रिपरिषद भी है और सर्वोच्च न्यायालय भी है। चीन में साम्यवादी दल के शीर्ष पर पॉलिट ब्यूरो स्थित है, जिसकी सदस्य संख्या 20 है। पॉलिट ब्यूरो में अंतिम शक्ति 7 सदस्यों वाली स्थायी समिति को प्राप्त है। चीन का सर्वोच्च न्यायालय जनवादी कांग्रेस के प्रति या उसके 17 वर्षों में स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होती है। सैनिक न्यायालय, जेल परिवहन न्यायालय, जांच जो जल परिवहन न्यायालय विशेष जन न्यायालय की श्रेणी में शामिल है। इन सबके संगठन की रूपरेखा राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति निर्धारित करती है। एक केंद्रीय सैनिक आयोग को जैसे हमने पहले बता दिया, उसकी स्थापना की गई। सभापति यानी सैनिक आयोग के सभापति जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी हमें कह सकते हैं कि चीन में साम्यवादी दल के संगठन की सबसे पहली और छोटी इकाई सेल या कोशिका है। इसे प्रारंभिक या प्राथमिक संगठन इकाई भी कहा जाता है। सेल की स्थापना प्रत्येक कृषि फार्म, कारखाने, व्यावसायिक इकाई आदि के अलावा सेना की प्रारंभिक इकाइयों में से भी की जाती है। आज हम चीन के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया। आज इतना ही। धन्यवाद।